नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। केवल 5 दिन बचे हैं और लोकपोल का एक सर्वे आया है जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को 151 सीटों से लेकर 161 या 162 सीटें दे रहा है। यानी कि एक क्लियर एज महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या इतनी सीटें या फिर इससे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की आ सकती है? आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे जी जुड़ रहे हैं, जो इस समय महाराष्ट्र में है। बंबई में उन्होंने अपने आप को स्टेशन किया हुआ है और कांग्रेस के लिए सारा कोऑर्डिनेशन पूरे महाराष्ट्र का इस समय अविनाश जी मुंबई में बैठ के कर रहे हैं। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय। थैंक यू नीलू जी। और मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो लोकपोल का सर्वे है, तो लोकपोल का सर्वे का जो फिगर है, क्या आपका एस्टिमेट इससे ज्यादा का कोई फिगर बता रहा है या आपको लगता है कि इससे कम का कोई फिगर हो सकता है? आपके हिसाब से 5 दिन पहले अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्यवाणी करने के लिए कि महाराष्ट्र चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे? जी। नीलू जी, पहले तो मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन आपने जिस पोल का जिक्र किया, और क्योंकि मैं यहाँ पर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन टीम के साथ में यहाँ बैठा हुआ हूँ और बेहतर समन्वय 288 सीटों पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जरूर उनके टच में रहकर एक चीज को मैं महसूस कर सकता हूं। और मैं स्पष्ट रूप से इसे कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में एक बदलाव की लहर है और लोग वर्तमान सरकार को बदलना चाहते हैं। उसके विभिन्न कारण हैं जिस पर हम और आप चर्चा करेंगे। लेकिन लोक पोल की का ये जो पोल रिजल्ट आए हुए हैं, मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि उससे अधिक सीटों पर एक बेहतर मुकाबला है और इन सीटों पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से नतीजे जो पोल में दिखाए गए हैं उससे बेहतर पाने की मैं अपेक्षा रखता हूं। लेकिन कितनी सीटों पर आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को बढ़त मिल सकती है? इन्होंने तो 151 से 162 सीटें दी हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आप सारे जो 288 सीटों पर आप बिल्कुल वेल कनेक्टेड है, आपको पता है कि वहां पर क्या हो रहा है, तो आपके हिसाब से एमवीए को कितनी सीटें मिल रही हैं सर? देखिए, हमारे रणनीति के हिसाब से जिस प्रकार की रणनीति हम लोगों ने एक बेहतर समन्वय के साथ साथ 288 सीटों पर लोगों के कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ उनकी विश्वसनीयता को हासिल करने का जो प्रयत्न हम कर रहे हैं, और जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंस है, जो हमारे पास में एक विश्वसनीय नेतृत्व और चेहरे हैं, इन सब चीजों को अगर हम देखें तो हम बहुत बेहतर तरीके से इस चुनाव में निश्चित रूप से 175 से 200 सीटों पर एक मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे के लिए चुनाव के लिए 5 दिन बाकी हैं और 5 दिनों में आप भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें होंगी। हमारे मजबूती के लिए हम कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से हमारे विरोधी अपने मजबूती के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मुद्दों के आधार पर, चेहरों के आधार पर, विश्वसनीयता के आधार पर और हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर मुझे विश्वास है कि हम एक बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ महाराष्ट्र में सरकार गठबंधन की बनाएंगे। लेकिन अविनाश जी, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी अगर आप महायुति का परफॉर्मेंस देखें, अगर हम लोकपोल के सर्वे के हिसाब से जाएं, तो वो इतना ज्यादा खराब करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और ये पता है हमें बीजेपी का इतिहास कि वो लास्ट मिनट पर जाकर आखिरी 5 से 6 दिनों में कैसे वो चुनाव को पलटते हैं और उसमें साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि चुनाव को चुराने तक का मैंडेट उनको मिल जाता है और वो हर तरीके से चुनाव को चुराने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जानते हुए आपको क्या लगता है कि बीजेपी अगर कुछ तिकड़म करके और अगर चुनाव जीतेगी, तो फिर क्या उस तिकड़म से निपटने के लिए क्या तैयारी है आपकी? वर्तमान की स्थितियां बहुत बदली हुई मुझे दिखती हैं। वर्तमान में साम दाम दंड भेद, मुझे लगता है कि पिछले 14 सालों 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर 10 साल से देखें तो केंद्र सरकार मात्र एक चुनाव लड़ने वाली मशीनरी के अलावा पूरे सरकार की यंत्रणा का दुरुपयोग करते हुए चुनाव की को जीतने वाली रणनीति और मशीन एक उनने बनाकर रखा है। देश के भलाई का, देश के सम्मान का, स्वाभिमान का कहीं पर भी ध्यान नहीं रखा गया है उसका, जिसका बहुत ज्यादा नुकसान देशवासियों को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को, यहाँ की विश्वसनीयता को हमें भुगतना पड़ रहा है।
आज एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात आप देखेंगे और जो मुझे लगता है कि और मैं उसका सम्मान करता हूं कि महाराष्ट्र की जनता आज पूर्ण रूप से जागरूकता के साथ भले ही कितनी भी रणनीतियां और कुनीतियां वो अपना लें, लेकिन एक मानसिक रूप से वो अपना मानस बना चुके हैं। वो इस चीज का निर्णय ले चुके हैं कि हमें इस सरकार को बदलना है। अब उसके चलते हुए साम की बात आपने की, दाम के बारे में तो आप भी जानते हैं कि इस चुनाव में विशेष रूप से कांग्रेस या हमारा इंडिया गठबंधन के कोई भी पार्टी उनके इन दाम के बदले में कोई बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन हमारी उपस्थिति, हम पर लोगों का विश्वास, जिस आशा और उम्मीद के साथ माननीय राहुल गांधी जी पर एक विशेष विश्वास उनका जागृत हुआ है। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे जी के शासनकाल में हुए अच्छे कामों का, कोरोना का काल हो या बाकी अन्य वेलफेयर स्कीम्स हो, उसमें लोगों को जो फायदा मिला है, किसानों के तरफ जो एक संवेदनशीलता के साथ में जो उनके साथ में व्यवहार करने की कोशिश पिछले उद्धव जी के नेतृत्व में सरकार ने की। कांग्रेस के सरकार के दौरान उनके कर्ज माफी के साथ साथ जो योजनाएं दी गई, मनरेगा, हमारे अनाज का अधिकार, तो इन सभी चीजों को देखकर अगर आप टोटलिटी में देखें तो उनके इन सब रणनीति के बावजूद भी हमारी रणनीति जो कि वास्तविकता पे, हमारे परफॉर्मेंस पे, हमारी विश्वसनीयता पे और हमारा आगे का जो विजन है, जो हमारा सोच है और उस सोच के आधार पर महाराष्ट्र की अस्मिता को कायम रखते हुए और यहाँ पर बेहतर युवकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और महिला सुरक्षा से लेकर किसानों की सुरक्षा और उनकी खुशहाली के लिए ये योजनाएं जो हमने लोगों के सामने रखी है, लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं और इसका हमें एक ताकत के रूप में हम कह सकते हैं कि लोगों का विश्वास हासिल करने में उनकी सेवा करने का मौका महाराष्ट्र की जनता इंडिया गठबंधन को देगी और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं दावे से कह सकता हूं कि हम एक बेहतर मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत स्थिर सरकार महाराष्ट्र में प्रदान करेंगे। मोदी फैक्टर इस बार कितना बड़ा फैक्टर है? क्योंकि मोदी जी के बारे में ये कहा जा रहा था हरियाणा में तो वो ज़्यादा रैलीज़ उन्होंने नहीं की, लेकिन हरियाणा जीतने के बाद वो अपने पुराने फॉर्म में आ गए हैं। आपको क्या मोदी फैक्टर या मोदी मैजिक महाराष्ट्र में नज़र आ रहा है? या फिर यही बात कही जाएगी कि जितनी बार वो रैली करेंगे उतनी सीटें बीजेपी की कम होंगी या महायुति की कम होंगी? आपने जो वास्तविकता कही, मैं वाकई में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हम सब लोगों हम अपने प्रधानमंत्री का गौरव करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज जनता के बीच उनको लेकर जो एक अविश्वसनीयता और एक मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन जितनी सभाएं मोदी जी लेंगे उतनी सभाओं पर कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा, क्योंकि लोग आज उनके जुमलों से, उनके झूठे वादों को सही तरीके से पहचान चुके हैं। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता कभी भी इस प्रकार की भाषा को नहीं सह सकती और यहाँ पर एक सम्मानजनक तरीके से लोग पिछले दिनों उनकी बातों में आकर जो गलतियां उन्होंने की, आज लोग अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक प्रायश्चित के रूप में इस मौके को देख रहे हैं। और जो आपने कहा कि जितनी सभाएं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी महाराष्ट्र में लेंगे, वो यहाँ की रणनीति के तहत महाराष्ट्र की जनता के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अदानी इस बार कितना बड़ा फैक्टर है और अजीत पवार ने बड़े-बड़े खुलासे किए हैं कि अदानी उस मीटिंग में थे अमित शाह के साथ जहां पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार को तोड़ने की योजना बन रही थी। तो क्या कहेंगे अजीत पवार के स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, अजीत पवार जी को कहीं पे इस चीज का एहसास हो रहा है कि जो भी उनने किया ये एक महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर और विशेष रूप से अपने परम पूज्य जो आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह माने जाते हैं और उनके ना ही सिर्फ पिता स्वरूप लेकिन उनके गुरु भी रहे हैं, उनके साथ में जो उन्हें व्यवहार किया ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है और महाराष्ट्र की जनता इसके लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती।
उसके पीछे जो भी मजबूरियां होंगी, चाहे वो मजबूरी उनके राजनीतिक सर्वाइवल के लिए हो या उनके किए गए कुकृत्यों के विरोध में उनको एक प्रकार से सीबीआई, ईडी या पुलिस प्रशासन का या अन्य प्रशासनिक दबाव में लेना पड़ा हो। लेकिन सिर्फ यही नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ही आने वाले दिनों में आप एनडीए के अन्य नेताओं के माध्यम से आप कई इस प्रकार की और भी चीजें उजागर होने जा रही हैं, जो कि लोगों के बीच में अपने प्रयाश्चित तौर पर नेता जो उनके साथ में हैं, वो उनके साथ कई और भी चीजों का खुलासा करेंगे। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, मन परिवर्तन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत दूर। आपने कहा जी। कि एनडीए के नेता इस तरीके के और खुलासे करेंगे, तो क्या अजीत पवार और खुलासे महाराष्ट्र में करेंगे अभी? क्योंकि उनको बहुत सारी कुछ समय का इंतजार कर लीजिए। अजीत पवार अकेले ही नहीं, लेकिन अन्य भी कई कुछ शीर्ष नेता जो हैं, वो वास्तविकता के साथ में लोगों के सामने प्रायश्चित के रूप में माफी मांगते हुए, अपनी गलतियों का एहसास करते हुए, वो कुछ खुलासे करेंगे, जो कि लोगों के लिए और लोकतंत्र के लिए एक सहायक और हमारे इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत ही मददपूर्ण साबित होगा। लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंटली इस बात को कैसे कह सकते हैं अविनाश जी? देखिए, आदमी का ज़मीर जो होता है ये कभी ना कभी तो जागता है और ज़मीर जब जाग जाए तब देर नहीं होती और यही समय है जब वो सोचते हैं कि अगर ये खुलासा वो करेंगे तो आने वाले जीवन में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक सम्मानपूर्ण तरीके से रह सकेंगे। मेरी कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो सूचना या जानकारी मेरे पास में है, उसके चलते हुए अन्य भी कई खुलासे बहुत जल्दी ही होंगे और जो कि लोगों के ज़हन में पहले से ही हैं, लेकिन उन चीज़ों को साबित करते हुए जैसा कि आपने कहा अडानी के बारे में आपने ज़िक्र किया। माननीय राहुल गांधी जी पिछले 10 सालों से मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार किनके इशारों पर चल रही है, इसे संसद से लेकर और सड़क तक और अपनी 10,700 किलोमीटर की यात्रा में भी लोगों के दुख दर्द बांटते हुए उन्होंने इस चीज के लिए लोगों में जन जागृति भी पैदा की। उन्हें नजरअंदाज करने कराने का भरसक प्रयत्न किया गया, लेकिन लोगों को अब इस चीज का एहसास जो उन्होंने कराया था, अब वो वास्तविकता में साबित हो रही है। चाहे जमीनों का की लूट हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था में भारी लूटमार चल रही हो, चंद औद्योगिक घरानों के लिए ही राजनीतिक रूप से देश की पॉलिसीज और नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, ताकि वो दुनिया में अमीरों में अपना और ओहदा और स्थान ऊपर बढ़ा पाएं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाकर अब आगे ये नहीं चलेगा, क्योंकि चाहे वो राज्य महाराष्ट्र हो या केंद्र हो, बहुत जल्द ही राजनीतिक करवट, राजनीतिक बदलाव होने जा रहे हैं और हमारे सभी संबंधित, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनको इस चीज का एहसास है कि आने वाले दिनों में चीजें बदलेंगी और जो मनमानी आज चल रही है, कल रुकेगी और जो लोगों ने आज गलत किया है, उन पर कड़क कार्यवाही की जाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा और इसके चलते हुए अडानी हो सकता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था में एक अहम स्थान रखते हों, लेकिन समय आ गया है कि उन्हें भी सतर्क होकर संभल कर चलना होगा। आप ये कह रहे हैं कि अदानी के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरीके की कुरीतियों में वो पड़े हुए हैं, तो अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार आई, तो क्या अदानी के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? क्योंकि मुंबई तो कमर्शियल कैपिटल है। नीलू जी, अदानी जी इस व्यवस्था से ऊपर नहीं है। आज भले ही वो सरकार के सुपर पीएम माने जाते हों, लेकिन आने वाले समय में लोकतंत्र के तहत, सब कानून के तहत, संविधान के तहत जो भी अगर गलत काम करते हुए पाया जाता है, उस पर उचित कार्यवाही लेते हुए और कानूनन तरीके से जो भी कार्रवाइयां होंगी, उसमें अदानी अकेले ही मात्र नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश की के संवैधानिक संस्थाओं को अपनी कठपुतली बनाते हुए इस देश के लोकतंत्र को कमजोर किया है। तो स्वाभाविक है कि उसे हमें रिस्टोर करना होगा, उसे पुनर्स्थापित करना होगा, विश्वसनीयता हासिल करनी होगी और ये हम तभी कर पाएंगे जब जिस किसी ने भी अगर इसका दुरुपयोग किया है, उस पर सही एक्शन कराने का वादा
ना ही सिर्फ इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया है, माननीय राहुल गांधी जी ने किया है, लेकिन उद्धव जी, शरद पवार जी हर एक इस चीज को रोज दोहरा रहे हैं कि अगर कोई गलतियां आज होती हैं और दबाव में आकर इस चुनाव में अगर किसी प्रकार की धांधली होती है और लोगों की जनभावनाओं को परास्त करने के लिए या कमजोर करने के लिए किसी प्रकार का छलावा अगर किया जाता है, तो उसे इसकी कीमत देनी पड़ेगी। एक बस आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ सर कि ये लाल किताब कटोगे बटोगे एक है तो सेफ है, इसका क्या असर है? इसके कितने टेकर्स हैं महाराष्ट्र में? और इस तरीके का जो पोलराइजिंग और डिविसिव जो एजेंडा है बीजेपी की तरफ से जो चलाया जा रहा है, आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इसकी वजह से पोलराइज होगी जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के संविधान का इस प्रकार से अपमान कर कर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो इसे लाल किताब का दर्जा देकर और अंदर में खाली पन्नों का एहसास दिला रहे हैं। ये उस मानसिकता को दोहराता है जिस मानसिकता ने इस देश के राष्ट्रपिता की हत्या की, उनके विचारों की हत्या रोज करने की कोशिश की जा रही है। जिस देश को एक करने के लिए इस देश के महान हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए माननीय इंदिरा जी ने अपने प्राणों की बलि दी, माननीय राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की बलि दी। आज उस संविधान को उसका सम्मान करने के लिए जब गुहार माननीय राहुल गांधी जी संसद से और सड़कों तक उसकी गुहार लगा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि कभी इसको हाथ लगाने की जरूरत ये सरकार ना करे, ऐसे अवसर पर लोगों की जनभावनाओं को और आघात पहुंचाते हुए जो वक्तव्य किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश की जनता इसका जवाब देगी। जहां तक के बात आपने की कि माननीय जोगी जी, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी रोज जो समाज को बांटने के लिए बटोगे तो कटोगे या एक हैं तो सेफ हैं और लोगों में को एक विशेष वर्ग को आतंकित करने का जो असफल प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अब उनकी भाषा पर वाकई में एक शर्म महसूस होती है। लोग जागृत हैं, लोगों को अपना भला बुरा अब समझने लगा है। लोग अब ये समझ गए हैं कि बांटने और कटने का मतलब ये है कि उनकी जितनी भी असफलताएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की असफलता हो, चाहे केंद्र सरकार की असफलता हो, चाहे महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार की पूरी असफलता हो, इन असफलताओं से और उनके कुकृत्यों से, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए वो चाहते हैं कि हम और आप और देश और समाज और प्रदेश के अंदर लोग सामाजिक और जातीय स्तर पर चर्चा और बहस करें ताकि उन मुख्य मुद्दों से उनका ध्यान बटा सकें। लेकिन जागरूकता आज चरम पर है। लोग इस चीज के लिए जागरूक हो चुके हैं। लोग जानना चाहते हैं कि बटोगे तो कटोगे या एक हैं तो सेफ हैं के बदले वो जवाब दें कि इस प्रदेश की युवकों के रोजगार के लिए जो आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसके लिए उनकी योजनाएं क्या हैं। हमारी मातृशक्ति जिन पर अत्याचार हो रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ना महसूस कर रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनकी योजना क्या है। वो जानना चाहते हैं कि किसान जो आज आत्महत्या कर रहा है, उनके सोयाबीन को, उनके कपास को, उनके प्याज को, उनके अंगूर को, संतरों को क्या भाव मिलेगा या आगे उनके परिवार की खुशहाली के लिए क्या योजनाएं हैं। तो मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इस पर गौर कर कर लोगों का विश्वास और उनकी सहमति हासिल करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, उनकी कोशिश यही है कि अभी भी लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर एक दूसरे से बहस करें ताकि उनकी असफलताओं से लोगों का ध्यान बटा सके। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अविनाश जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।